वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको दुनिया का मैप दिखाना चाहता हूं। दुनिया में मैं फोकस करूंगा यूरोप के ऊपर। आप जानते हैं 7 महाद्वीप हैं और यूरोप बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप है। सो यूरोप को देखते हैं, आज यूरोप कैसा दिखता है। आज यूरोप बिल्कुल ऐसा दिखता है। तो इसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, फिर फ्रांस है और ये है बीच में जर्मनी। यानी मैं जर्मनी को बोल सकता हूं कि ये यूरोप के रफली ये है यूरोप। तो यूरोप के मध्य में आता है, यानी ये है सेंट्रल यूरोप। और आज जो जर्मनी देख रहे हैं आप, ये पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, बहुत बड़ा था। इसमें पोलैंड भी था, चेक गणराज्य भी था, ऑस्ट्रिया भी था, इटली का कुछ हिस्सा था। तो बहुत बड़ा था इटली। डेनमार्क का भी जो सदर्न हिस्सा है उसके कुछ हिस्से जर्मनी में थे। तो मैं आपको मैप दिखाऊंगा और आप खुद ही देखेंगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जर्मनी कहां पर है। जर्मनी यूरोप में बिल्कुल मध्य में है और इसके आसपास के देश जो आज हैं उस वक्त नहीं होते थे। पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया उस वक्त था ऑस्ट्रियन एम्पायर, इटली भी उस वक्त था, नेदरलैंड बाद में बना, बेल्जियम भी बाद में बना, ये है फ्रांस, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, स्पेन और पुर्तगाल। तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी हमारी पूरी कहानी, जर्मनी का यूनिफिकेशन। यह है उस वक्त का जर्मनी। जर्मनी उस वक्त बहुत छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित था। यह मैं बात कर रहा हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त की, यानी कि जो नेपोलियन के समय के वक्त की, जब नेपोलियन से सत्ता छिनी उससे पहले जर्मनी के लगभग 300 हिस्से थे। जैसे सबसे बड़े जो उसमें हिस्से थे वो थे दो, ऊपर वाला था प्रशिया और नीचे वाला था ऑस्ट्रिया। और प्रशिया और ऑस्ट्रिया में बहुत ही ज़्यादा फर्क था। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे एरिया थे, जैसे श्वेल्स्विग, हॉल्स्टाइन, हैनोवर, वुर्थ, सैक्सोनी, बोहेमिया। तो बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज थे और दो बड़े एरिया थे, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। इस मैप में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्मनी कितना बड़ा था। ये देखिए, ये रशियन एम्पायर है, रशिया। अब मैं आपको एक बार पीछे वाले मैप में ले चलता हूं जो आज का यूरोप है। ये है रशिया और ये है जर्मनी। यानी जर्मनी कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं ये आने वाले मैप्स में भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा जर्मनी उस वक्त कितना बड़ा था। सो ये है प्रशिया, ये है ऑस्ट्रिया, इनको ध्यान से याद कर लीजिए। ये कुछ हिस्सा है बेल्जियम का, ऊपर ये कुछ जर्मनी के स्टेट्स हैं। तो मेनली 300 ऐसे स्टेट्स थे जो मिला के कहलाते थे जर्मनी। हालांकि ये इंडिविजुअल स्टेट्स थे, अभी इनका ये एकत्रित नहीं हुए थे, इनका यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। और ये है बाउंड्री जर्मन एम्पायर की, जो रेड कलर में आप देख सकते हैं। दिस इज द बाउंड्री ऑफ जर्मन एम्पायर। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कितना इंपॉर्टेंट था यह आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1848 से लेकर सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। यानी लगभग 70 साल तक इतना बड़ा यूरोप में कोई भी इवेंट नहीं था। यूरोप में बहुत सारी चीजें हुई इस दौरान, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कोई भी इवेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सबसे पहले मैं बात करता हूं नेशनलिज्म की, कि नेशनलिज्म क्या होता है, क्योंकि जर्मन रेवोल्यूशन यानी जर्मन क्रांति या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनलिज्म बोलते हैं राष्ट्रवाद को। यह एक ऐसी फीलिंग है जो आपको अपने देश को अपने से आगे रखना सिखाती है। यानी आप पहले कुछ नहीं है, पहले आप उस देश के नागरिक हैं। इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म। सो 19वीं और 20वीं सदियों में नेशनलिज्म बहुत ही पावरफुल हो गया था। बहुत सारे ऐसे देश थे जिनमें नेशनलिज्म ग्रो हो रहा था। ये देश पहले अपने आप को एक कंट्री आइडेंटिफाई नहीं करते थे, अपनी जो आइडेंटिटी है एज अ कंट्री नहीं आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन बाद में इनमें जो राष्ट्रवाद है बहुत ज़्यादा हो गया। और राष्ट्रवाद क्या क्या कर सकता है, हमने भारत में देखा कि जब राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा हुआ तो देशभक्ति की भावना उमड़ती है और भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी ली। तो वो एग्जाम्पल है नेशनलिज्म का। तो राष्ट्रवाद आपको किसी देश से जोड़ भी सकता है और किसी देश से आपको तोड़ भी सकता है। मैं दोनों के एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कॉज फॉर इंडिपेंडेंस, यानी राष्ट्रवाद की वजह से आप स्वतंत्र हो सकते हैं, जैसे भारत हुआ या अफ्रीका के बहुत सारे देश हुए। इसी तरह राष्ट्रवाद की वजह से आप किसी देश से टूटकर अलग हो सकते हैं, जैसे ओटोमन एम्पायर से यूनान यानी ग्रीस टूटकर अलग हो गया था। और राष्ट्रवाद की वजह से आप आपस में जुड़ भी सकते हैं, जैसे इटली के दो हिस्से आपस में जुड़े या फिर जर्मनी के दो हिस्से आपस में जुड़े। तो यह सब था राष्ट्रवाद की वजह से। अब पहले देखते हैं जर्मनी कैसा था। अभी मैं यूनिफिकेशन पे नहीं जाऊंगा, बहुत स्लो चलूंगा, आराम से समझेंगे
कि जर्मनी में क्या था, नेपोलियन कौन था। नेपोलियन तो फ्रांस में था, फिर जर्मनी पर उसका कैसे इफेक्ट पड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं नेपोलियन की कहानी। देखिए, फ्रांस में क्रांति आई। फ्रांस में जब क्रांति आई तो वहां के जो तानाशाह थे उन्हें उठाकर फेंक दिया गया, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन इसे बोलते हैं। और वहां पर नेपोलियन बोनापार्टे आ गया। कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई तानाशाह को आप हटाते हैं तो उसकी जगह डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आना चाहिए, लोगों की सरकार आनी चाहिए। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, एक तानाशाह को हराकर दूसरा तानाशाह उसकी जगह आ गया। खैर, नेपोलियन बोनापार्टे बहुत ही महान राजा था। उसने यूरोप से बहुत लड़ाइयां लड़ी, जिनको बोलते हैं द नेपोलियनिक वॉर्स। और नेपोलियन ने लगभग आधा यूरोप जीत लिया था। नेपोलियन ने रशिया पर अटैक किया, नेपोलियन ने जर्मनी पर अटैक किया। कोई ऐसा देश नहीं था जो नेपोलियन ने छोड़ा। और नेपोलियन का जो फ्रांस का साम्राज्य था बहुत बड़ा हो चुका था। नेपोलियन लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती गई, कमजोर होती गई, और फाइनली नेपोलियन हार गया था। लेकिन हारने से पहले मैंने आपको बताया था जर्मनी 300 हिस्सों में बटा हुआ था। तो नेपोलियन ने उन्हें 39, सिर्फ 39 बड़े हिस्सों में एकत्रित कर दिया था। यानी जर्मनी 300 से कम होकर सिर्फ 39 बड़े क्षेत्रों में बट गया था। यानी कि जो यूनिफिकेशन था जर्मनी का, उसमें नेपोलियन का काफी बड़ा हाथ था। नेपोलियन ने जर्मनी को ना सिर्फ 39 बड़े हिस्सों में बनाया, बल्कि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था कन्फेडरेशन ऑफ द राइन। इसमें 16 जर्मन स्टेट्स थे 39 के अंदर। इसीलिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को बल दिया नेपोलियन बोनापार्टे ने। नेपोलियन की हार हुई लिप्जिग में 1813 में, और फिर वाटरलू में 1815 में, और नेपोलियन का साम्राज्य यहीं खत्म हो गया। हालांकि नेपोलियन ने हिम्मत नहीं हारी थी। नेपोलियन जब एक बार हार गया था उसके बाद भाग गया था, लेकिन फिर लौट कर आया और 100 दिन सिर्फ राज कर पाया। उसके बाद दोबारा इसकी हार हुई, क्योंकि जो दूसरे फोर्सेस थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। और इसी के साथ कन्फेडरेशन ऑफ राइन भी खत्म हो गया था जो नेपोलियन ने बनाया था। तो लेकिन नेपोलियन की जो लड़ाइयां थी पूरे यूरोप के साथ, उसमें क्या उसका फर्क पड़ा। देखिए, नेपोलियन इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि बाकी जो देश थे वो डरे हुए रहते थे। अब जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में था, बहुत सारे छोटे छोटे। क्या बहुत सारे छोटे छोटे जो हिस्से हैं वो अपनी रक्षा कर सकते हैं? भारी जब आक्रमण होता है तो क्या वो अपनी रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए जब बाहर का कोई विरोधी, बाहर का कोई शत्रु आपके ऊपर अटैक करता है तो आपसी एकता जरूरी होती है। और ये फीलिंग, ये सेंटीमेंट, ये भावना जर्मनी के छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर उमड़ पड़ी कि हम जब तक छोटे हैं तो हम बहुत ही वल्नरेबल हैं, हम कमजोर हैं, हम पर अटैक करके हमें जीता जा सकता है। और नेपोलियन ने बहुत क्षति पहुंचाई, बहुत नुकसान पहुंचाया जर्मनी को। बहुत सारे एरिया थे, उनकी जमीन दबोच ली, बहुत सारे लूटपाट करी, और बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ के सैनिक थे उनकी हत्याएं हुई। ये जो वॉर्स हैं ये बहुत ज़्यादा खूनी वॉर्स थी। फॉर एग्जाम्पल जो बैटल ऑफ लिप्जिग थी, कहते हैं विश्व युद्ध 1 से पहले सबसे खूनी जो लड़ाई थी वो ये थी। लाखों सोल्जर इसके अंदर मारे गए थे। और नेपोलियन हालांकि हार गया था, लेकिन वो हर देश जिससे लड़ता था उसे कमजोर कर देता था। तो जर्मनी के अंदर एक ये सेंटिमेंट धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हुआ, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को बल मिला नेपोलियन से, क्योंकि नेपोलियन ने जो क्षति पहुंचाई थी उससे जर्मनी के छोटे छोटे क्षेत्र आपस में ये सोचने लगे पहली बार कि क्या हमें एक हो जाना चाहिए। ऐसे में जर्मनी में बहुत सारे थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, विचारक थे, पोएट थे। उन्होंने भी नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद को बल दिया। जैसे एक थे फिच्ट, इनका नाम था जोहान गॉटलिब फिच्ट। इन्होंने कहा द फर्स्ट ओरिजिनल एंड ट्रूली नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट आर बियॉन्ड डाउट देयर इंटरनल बाउंड्री। यानी कि कोई अगर राष्ट्र है, कोई देश है, तो वहां पर जितने भी लोग एक भाषा बोलते हैं वो आपस में उनको जोड़ने का काम करता है। और कोई भी देश अपने आप को सुरक्षित तब रख सकता है जब उसकी एक प्रॉपर इंटरनल बाउंड्री हो। यानी कि अपने आप को सुरक्षित रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम एकत्रित हो जाएं। और इस तरह के बहुत सारे विचारक थे, बहुत सारे थिंकर थे, जिन्होंने समय समय पर कविताएं लिखी, राष्ट्रगान लिखे, समय समय पर जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बल दिया। तो उनमें से एक थे फिच्ट। अब बात करते हैं कांग्रेस ऑफ वियना की। यह बहुत ऐतिहासिक पिक्चर है कांग्रेस ऑफ वियना का। वियना जो आज ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो क्या था ये कांग्रेस ऑफ वियना? देखिए, जर्मन कन्फेडरेशन था, यानी जर्मनी के जो छोटे छोटे जो राज्य थे, स्टेट्स थे, वो आपस में मिलकर उन्होंने बनाया हुआ था जर्मन कन्फेडरेशन। तो 1815 में ये वियना के अंदर मिले और इन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ द राइन जो नेपोलियन ने बनाया था उसको खत्म किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि नेपोलियन का जो बहुत ज्यादा क्रूर शासन था, बहुत ज्यादा क्रूअल था,
ये उसको याद भी नहीं करना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो फ्रेंच ऑक्यूपेशन, जर्मनी के वो हिस्से जो फ्रांस के अधीन थे, उसकी याददाश्त, मेमोरी मिटा दी जाए। इसीलिए नेपोलियन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है उसे खत्म कर दिया जाए। और जर्मन ने जो राज्य थे उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ राइन को हटा दिया, क्योंकि ये नेपोलियन ने बनाया था, और उसकी जगह बना दिया जर्मन कन्फेडरेशन, जिसको बुंड भी कहा गया। बुंड या बंड, जर्मन भाषा में से बुंड कहा जाता है। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो इसके मेंबर हैं आपस में एक दूसरे की रक्षा करेंगे। और इनका जो पार्लियामेंट था उस वक्त इसका नाम था डाइट। लेकिन बहुत ज्यादा ये जर्मन कन्फेडरेशन अचीव नहीं कर पाया। और कांग्रेस ऑफ वियना जब एकत्रित हुई यहां पर, तो इसमें ऑस्ट्रिया को मेन जर्मन स्टेट माना गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको यह समझना होगा कि इतने सारे जो छोटे छोटे जर्मनी के स्टेट्स थे उनमें दो बड़े थे। एक तो था प्रशिया और दूसरा था ऑस्ट्रिया। यानी कि अगर कल को जर्मनी एक होता है तो राज कौन करेगा? प्रशिया करेगा, ऑस्ट्रिया करेगा, या ये छोटे छोटे हिस्से करेंगे? सीधी सी बात है, ये छोटे छोटे हिस्से तो नहीं करेंगे। यानी या तो प्रशिया का राज होगा जर्मनी पे या ऑस्ट्रिया का होगा, और दोनों ही इक्वली ताकतवर थे। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा थी जर्मनी को एक होने में, कि राज कौन करेगा, प्रशिया करेगा कि ऑस्ट्रिया करेगा। और जब कांग्रेस ऑफ वियना हुई उसके अंदर यह डिसाइड हो गया कि जर्मनी का सबसे मुख्य राज्य है ऑस्ट्रिया, जो मुख्य शक्ति है वो है ऑस्ट्रिया। तो इस बात को ध्यान रखना, कांग्रेस ऑफ वियना। तो इस मैप में मैं आपको दिखाता हूं, ये ऊपर वाले हैं प्रशियन एरियाज, ये प्रशियन है, ये सारे बहुत बड़ा एरिया था। और ये नीचे वाला है ऑस्ट्रियन एम्पायर, और ये हंगेरियन एम्पायर है, बाद में जो अलग हो गया था ऑस्ट्रिया से। तो ये है ऑस्ट्रियन एम्पायर। प्रशिया ऊपर वाला है और ऑस्ट्रिया नीचे वाला है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे राज्य हैं अलग अलग, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जर्मन यूनिफिकेशन को एक बार फटाफट देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, फ्रांसीसी क्रांति से पहले 300 जर्मन स्टेट्स थे। उनमें प्रशिया और ऑस्ट्रिया सबसे बड़े थे, और इनका जो नंबर था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन जो ये छोटे छोटे राज्य थे इनमें राष्ट्रवाद की भावना उमड़ पड़ी। अब मैं आपको बताता हूं जर्मन यूनिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या थे, बैरियर क्या क्या थे, और इस चीज को ध्यान से समझिए। सबसे बड़ा बैरियर था ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रशिया। ऑस्ट्रिया राज करेगा या प्रशिया राज करेगा, और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस थे। दूसरा, जो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के अलावा छोटे छोटे जो स्टेट थे उनमें ये जो वहां के राजा थे वो इंडिपेंडेंट थे, अभी उनका साम्राज्य था। लेकिन अगर जर्मनी कल को एक हो जाता है तो उनकी ताकत तो चली जाएगी, क्योंकि राज या तो ऑस्ट्रिया करेगा या प्रशिया। तो वो भी इसके खिलाफ थे, जर्मन यूनिफिकेशन के खिलाफ थे। 39 जो छोटे छोटे स्टेट्स थे जिनमें ऑस्ट्रिया और प्रशिया को मिलाकर, उनके सबके राजा इसके खिलाफ थे। और कुछ इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी थे। जैसे जर्मनी का एक हिस्सा था जो उद्योगीकरण से ग्रस्त था, यानी वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रीज लग रही थी, बिजनेस बहुत अच्छा बूम कर रहा था। और दूसरा कृषि प्रधान एरिया था। तो दोनों में इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी थे। इसके अलावा सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो था रिलीजन। कहते हैं अगर किसी राष्ट्र को कोई चीज जोड़ती है तो वो क्या है? धर्म, रिलीजन। और कोई चीज तोड़ती है तो वो क्या है? वो भी है धर्म। और जर्मनी में कौन रहता है? ईसाई, यानी क्रिश्चियंस। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो भी सारे एक तरह से नहीं होते। जैसे हिंदू धर्म के अंदर कोई शिव भगवान को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, ईसाई धर्म में भी जो चर्च होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, इनकी अलग अलग थॉट्स हैं। तो जर्मनी के अंदर जो दो चर्च थे सबसे बड़े, वो थे कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो चर्च मानने वाले लोग हैं वो कैथोलिक चर्च को मानते हैं, और दूसरे नंबर पे प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते हैं। लगभग 1200 मिलियन लोग दुनिया में कैथोलिक चर्च को मानते हैं और 800 मिलियन प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते हैं। अब सवाल यह है कि ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च क्या है? देखिए, कैथोलिक्स ये बोलते हैं आपको बाइबल किताब को भी मानना पड़ेगा, आपको पोप को भी मानना पड़ेगा। पोप कौन होता है? जो रोम के अंदर रहता है पोप। क्लर्जी के अंदर, कैथोलिक चर्च के अंदर सबसे ऊंची पोस्ट होती है पोप। और जो कैथोलिक ईसाई होते हैं वो कहते हैं कि जो पोप है वो ईसा मसीहा का रूप है। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट है वो ऐसा नहीं मानते। और ये जो प्रोटेस्टेंट क्रांति हुई, ये इसमें बहुत खूनी ये क्रांति थी, क्योंकि चर्च की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा खूनी रही है, हमेशा से क्रूअल रही है। जो भी चर्च के खिलाफ आवाज उठाता था उसे मार दिया जाता था। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च की आवाज उठाई कैथोलिक चर्च के खिलाफ। उन्होंने ही प्रोटेस्टेंट चर्च का सिस्टम स्टार्ट किया, वो उसके जनक थे। तो कैथोलिक जो चर्च था वो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल चर्च था, और इसमें बदलाव की जरूरत थी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है, लेकिन जो पोप है हम उसे क्यों माने, ईसा मसीहा की जगह कोई नहीं ले सकता, ये मानते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च वाले। इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे चर्च हैं। जैसे भारत में हम ओरिएंटल
ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते हैं, रशिया में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते हैं। तो ईसाई धर्म में भी बहुत तरह के चर्च, बहुत तरह के फेथ हैं, विश्वास हैं, बिलीफ है, आस्था है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो जर्मनी में दो मुख्य चर्च थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। एक बात और याद रखिए, जब प्रोटेस्टेंट चर्च ने कैथोलिक के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसको बोलते हैं रेफॉर्मेशन। रेफॉर्मेशन यानी कैथोलिक चर्च जो चला आ रहा है शुरू से, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेफॉर्मेशन। और ये बहुत खूनी लड़ाइयां हुई। इनफैक्ट 1618 से लेकर 1648 तक इसे बोलते हैं 30 ईयर्स वॉर। ये उन कंट्रीज के बीच में हुई जो कैथोलिक्स को मानते थे और दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टेंट को मानते थे, ये डिसाइड करने के लिए कि साम्राज्य किसका होगा। तो जर्मनी में भी प्रॉब्लम यही थी। जो साउथ जर्मनी था, यानी जो ऑस्ट्रिया जिसमें मुख्य था, यह मानता था कैथोलिक चर्च को, और जो नॉर्थ जर्मनी था, यानी जो प्रशिया वाला जो हिस्सा था ज्यादातर, वो मानता था प्रोटेस्टेंट चर्च को। तो जब इतना ज्यादा फर्क है दोनों एरियाज में, प्रशिया और ऑस्ट्रिया में, तो जर्मनी पूरा एकत्रित एक कैसे हो सकता है? तो जैसा मैंने बताया, कैथोलिक्स ये कहते हैं कि हम बाइबल को सिर्फ अकेले बाइबल काफी नहीं है, हमें साथ में बहुत सारे ऐसे विश्वास हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, रिचुअल्स जिन्हें कहते हैं। जैसे हमें मदर मैरी की पूजा करनी पड़ेगी, हमें पोप को मानना पड़ेगा, इस तरह इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट चर्च है वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही काफ़ी है। और जो अथॉरिटी ऑफ पोप है, इसको लेकर भी दोनों में विवाद है। जो कैथोलिक चर्च है वो कहता है कि जो पोप है वो ईसा मसीहा का ही रूप है और जो वो कहेगा वो ही होगा, यानी एक्स कैथेड्रा। एक्स कैथेड्रा का मतलब ये है कि जो पोप है उसे ही जो आस्था से रिलेटेड कोई भी वो चीज बोलेगा तो वो सबको माननी पड़ेगी। लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्च ऐसा नहीं कहता। तो नॉर्थ और साउथ में ये प्रॉब्लम थी। नॉर्दर्न जो स्टेट्स थे वो प्रोटेस्टेंट थे मेनली, और प्रशिया इन्हें सपोर्ट करता था, और सदर्न स्टेट्स थे वो मेनली कैथोलिक थे, और ये ऑस्ट्रिया इन्हें सपोर्ट करता था। दूसरा, अब जो प्रशिया था, यहां पर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज मिलिट्री स्टेट इसे बनना स्टार्ट हो गया। देखिए, हमें यह समझना होगा, अभी कहानी सिर्फ दो के बीच चल रही है, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, और कुछ छोटे छोटे स्टेट्स हैं। प्रशिया जो था ये थोड़ा सा एडवांस था, इनकी जो सोच थी वो एडवांस थी, ये थोड़े से लिबरल सोच वाले थे। प्रशिया में लिबरल सोच के व्यक्ति थे। अब आपको यह भी समझना होगा कि लिबरल कौन होते हैं और कंजर्वेटिव कौन होते हैं। देखिए, लिबरल होता है जो नए विचारों को स्थान देता है, जिसकी सोच आधुनिक होती है, जो नई चीजें करता है, जो नए विचारों को अपनाता है, वो होता है लिबरल। और कंजर्वेटिव होता है जो पुरानी सोच, दकियानूसी सोच वाला, एंटी डायलुवियन जिसकी सोच होती है, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो जो साउथ जर्मनी था वो ज्यादातर कंजर्वेटिव था, और जो नॉर्थ जर्मनी था प्रशिया वाला, वो लिबरल था। और लिबरल जो लोग होते हैं उन्हें क्या पसंद है? उन्हें विकास पसंद है। और विकास के लिए क्या जरूरी है? कि उद्योग लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज लगे, जिससे जॉब्स मिले, जिससे मिडिल क्लास रिच हो। और आर्मी को भी मजबूत करना होगा, यानी मिलिट्री को भी मजबूत करना होगा। तो प्रशिया पूरे 19वीं सदी में अपने आप को मजबूत करता गया। अब जो ओपोजिंग आइडियाज थे ये क्या थे? अगर जर्मनी को एक होना है, अब समझ गए होंगे कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया में बहुत फर्क था। तो अगर जर्मनी को एक होना है तो दो तरीके से जर्मनी एक हो सकता है। या तो ऑस्ट्रिया को उसमें रखो, यानी इसको बोलते हैं ग्रॉस डॉचलैंड, इसको बोलते हैं द ग्रेटर जर्मनी। ग्रॉस का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा जर्मनी, यानी प्रशिया जब साथ अपने सबको मिलाएगा तो ऑस्ट्रिया को भी मिलाएगा। और एक है क्लीन डॉचलैंड, यानी द लिटिल जर्मनी, यानी हम ऑस्ट्रिया को अपने साथ नहीं मिलाएंगे। तो ये थे दो ऑपोजिंग आइडियाज। यानी कि आपने देखा कि जर्मनी को एक होने में रुकावटें बहुत ज्यादा थी। जर्मनी को एकत्रित करने के लिए सबसे पहला जो अटेम्प्ट हुआ वो पॉलिटिकल लेवल पर नहीं हुआ, नहीं, पॉलिटिकल लेवल पर नहीं, वो हुआ इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पर। और वो कैसे? इसको बोलते हैं ज़ोलवरीन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज़ोलवरीन। ज़ोलवरीन जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप देखिए, जो प्रशिया था और जो छोटे छोटे राज्य थे और ऑस्ट्रिया था, इनमें अगर कुछ एक ऐसी एकत्रित होने करने की, यानी एकता की भावना प्रमोट करनी है, तो उनमें व्यापार को तेजी देनी पड़ेगी। व्यापार जब एक जगह से दूसरी जगह होता है तो लोग जुड़ते हैं, और इसी का नाम था ज़ोलवरीन। तो ज़ोलवरीन में क्या हुआ? ज़ोलवरीन में, मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये था ज़ोलवरीन। ये इतना बड़ा है प्रशिया, और नीचे है ये ऑस्ट्रिया। तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने अपने जो ट्रेड के कानून थे वो रिलैक्स कर दिए, वो ढीले कर दिए, जिससे ट्रेड बढ़ सके। इसको कहा जाता है ज़ोलवरीन। तो पहला जो अटेम्प्ट था जर्मनी को एक करने का, वो आर्थिक तौर पर था, पॉलिटिकल तौर पर नहीं हुआ था अभी कुछ भी। और ज़ोलवरीन क्यों हुआ? ज़ोलवरीन इसलिए हुआ
क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी अब 300 से सिर्फ रह गया था 39 में, और 39 स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहते थे, वो अमीर बनना चाहते थे, क्योंकि ये जमाना था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था यूरोप के लगभग हर देश के अंदर, लेकिन वो परेशान थे टैक्स से, क्योंकि एक क्षेत्र जब दूसरे क्षेत्र के साथ ट्रेड करता था तो टैक्स की वजह से ये ट्रेड नहीं कर पाते थे। तो सारे जो ये टैक्स थे ये हटा दिए गए, जिससे जो मार्केट है वो फ्रीली अवेलेबल हो सबके लिए, एक जगह से दूसरी जगह जो सामान का जो आवागमन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, बिजनेस बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। जो मिडिल क्लास थी वो प्रॉफिट चाहती थी, इसीलिए ये जो सारे ट्रेड टैरिफ हैं 1818 में प्रशिया ने हटा दिए, और इससे जो ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ा। इसको बोलते हैं ज़ोल्वरिन। और ज़ोल्वरिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि ऐतिहासकार विलियम कार कहते हैं कि इसने जो बीज बोया असली जर्मन यूनिफिकेशन का वो इसने बोया, यानी ज़ोल्वरिन को कहा गया माइटी लीवर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इतना ही नहीं, 1836 तक 39 में से 25 जर्मनी के स्टेट्स थे जिसने ज़ोल्वरिन को ज्वाइन कर लिया था, यानी ये 25 आपस में फ्रीली व्यापार कर सकते थे। और कुछ उस वक्त नेशनलिज्म की भावना उमड़ रही थी, तो बहुत सारी पेंटिंग्स थी, बहुत सारे थिंकर्स थे जो जर्मनी में राष्ट्रवाद को प्रमोट कर रहे थे। ज़ोल्वरिन की वजह से भी राष्ट्रवाद पनप रहा था, क्योंकि जर्मनी के जो छोटे छोटे हिस्से थे अब एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे थे, तो लोगों में आपस में भाईचारा बढ़ रहा था, राष्ट्रवाद की भावना उमड़ रही थी। और इसी दौरान एक फेज आया जिसको कहते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का जर्मनी में आगमन हुआ। रोमांटिसिज्म होता है कि जो वहाँ के थिंकर्स थे, विचारक थे, पेंटर्स थे, उन्होंने पब्लिक को जो उनके राष्ट्रवाद सेंटिमेंट हैं, भावनाएं हैं, वो बढ़ानी शुरू की, उनको इंस्पायर करना स्टार्ट किया कि तुम सब एक हो। जैसे ये पेंटिंग है, इसको बोलते हैं द वंडरर अबव द सी ऑफ फ्रॉग, और इसको बनाया है कैस्पर डेविड फ्रिडलिच ने। ये कहता है कि आप जानो आप कौन हो, नेपोलियन ने पिछले बहुत सारे सालों में हमारे साथ बहुत बुरा किया है, इससे हम भूल गए हैं, हम जर्मन हैं, हम सब एक हैं, लेकिन हम हमेशा एक रहेंगे। इस तरह की पेंटिंग्स बननी स्टार्ट हो गई, यानी जर्मन रोमांटिसिज्म बढ़ना स्टार्ट हो गया। और ये फ्रांस के अगेंस्ट जो नफरत है जर्मनी के लोगों में वो बढ़ती गई, और ये नफरत आपस में जर्मनी के लोगों को यूनाइट करने में हेल्प करने लगी। और इस दौरान और भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे रोमांटिसिज्म की वजह से जर्मनी के लोगों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना उमड़ी उसको कहा गया वॉक, यानी एक ऐसी राष्ट्र के प्रति भावना जो पास्ट में थी लेकिन फिर नेपोलियन की वजह से कहीं पीछे चली गई थी और अब उमड़ के दोबारा वापस आ गई थी। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति थे, इनका नाम था ग्रिम बंधु। दो भाई थे ग्रिम, इन्होंने भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी, और इन कविताओं में जर्मनी के लोगों को कहा कि हम कोई छोटे लोग नहीं हैं, हमारा जो इतिहास है बहुत पुराना है। और ऐसी इन्होंने कहानियां लिखी जिससे जर्मनी के लोगों में जर्मन होने का गर्व पैदा होने लगा। इतना ही नहीं, जर्मनी के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने वहाँ का राष्ट्रगान लिख डाला जो बाद में जर्मनी का राष्ट्रगान बना। इसका था जर्मनी अबव एवरीथिंग। वहाँ का राष्ट्रगान जिसे वहाँ की भाषा में कहते हैं डॉचलैंड उबर एल्स, जर्मनी अबव एवरीथिंग। इसको लिखा हॉफमैन वॉल फेलर स्लेबन ने। तो जर्मनी में जो नेशनलिज्म था अपने उफान पर था। अब इस राष्ट्रवाद का फर्क क्या हुआ, इसने हेल्प कैसे की? तो फाइनली 1848 में पहला अटेम्प्ट हुआ जर्मनी को एक करने का। इसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट एक शहर है। फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट हुई और ये पहली पॉलिटिकल लेवल पे अटेम्प्ट हुआ जर्मनी को एक करने का। हमने देखा पहले जब ज़ोल्वरिन हुआ था तो आर्थिक तौर पर जर्मनी को एक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पहली बार जर्मनी को पॉलिटिकली एक करने की कोशिश की गई। तो जर्मनी के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, यानी पूरे 39, उन्होंने पार्टिसिपेट किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, और इसलिए ये पैन जर्मन पार्लियामेंट थी, यानी जर्मनी के सारे राज्य यहाँ पर एकत्रित हुए और पहली बार इस बारे में बातचीत हुई कि क्या हम एक हो सकते हैं, क्योंकि जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रभक्ति की भावना थी, वो अपने उफान पर थी। और सबने मिलकर कहा कि जर्मनी को एक कर देना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान था? आसान क्यों नहीं था? बहुत सारे कारण हैं। पहले हम देखते हैं कि 1848 में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई तो क्या कहा गया। वहां यह कहा गया कि हम जो इतने सारे बटे हुए हैं 39 में, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान होना चाहिए, यानी हम लिबरलिज्म को फॉलो करेंगे। लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरल थिंकर जो थे उन्होंने कहा, लिबरल थिंकर यानी जो खुले विचारों वाले जो थे, जो आधुनिक विचारों वाले थे, जो मैं बता चुका हूं, जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते थे। लिबरल लोगों ने कहा कि अगर हम सबको एक होना है तो हमारी संसद को एक कुछ ऐसे कानून पास करने पड़ेंगे जिससे देश चलाया जा सके, यानी संविधान लिखना पड़ेगा हमें, और जो पावर है वो किसी एक के पास बिल्कुल नहीं होगी। तो अल्टीमेटली
जो इन्होंने डिसाइड किया कि जो राज होगा वो इस तरह से होगा। एक तो होगा राजा जिसके पास होगा यहां का ताज, क्राउन। इसके अलावा दो सदन बनाए जाएंगे, जैसे भारत में होता है लोकसभा राज्यसभा, जैसे यूके में होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसी तरह जर्मनी में दो हाउस बनाए गए, एक का नाम दिया गया स्टेटन हाउस और दूसरे का वॉक्स हाउस। ये जर्मन भाषा है, स्टेटन हाउस और वॉक्स हाउस। स्टेटन हाउस का मतलब होता है द हाउस ऑफ द स्टेट और वॉक्स हाउस का मतलब होता है द हाउस ऑफ द पीपल। ये वहां की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने सजेशन दिया। और याद रखिए ऑस्ट्रिया जो था वो इसके खिलाफ था। क्यों खिलाफ था? क्योंकि ऑस्ट्रिया में जो सोच थी वो लिबरल नहीं थी। वो कैसी सोच थी? कंजर्वेटिव थी। पुराने किस्म के लोग, पुराने किस्म की सोच थी, दकियानूसी सोच थी, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सोच थी ऑस्ट्रिया के अंदर। तो वो क्यों लिबरल सोच मानेगा? और इनफैक्ट ऑस्ट्रिया का जो राजा था उस वक्त, उसने कहा कि जो लिबरलिज्म है वो एक ईविल है, एक शैतान का रूप है, हमें इसे नहीं अपनाना चाहिए। और एक बात याद रखिए, मैंने आपको बताया था जो कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी वहां पर ऑस्ट्रिया को मेन ताकत घोषित किया गया था 1815 में, अगर आपको याद हो। लेकिन अब बाजी पलट गई थी। अब जो सत्ता थी सबने मिलकर डिसाइड किया कि प्रशिया का जो राजा है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसको ताज दिया जाएगा। तो ये होगा वहां का किंग। जो यूनिफाइड जर्मन एम्पायर है, अगर सारे 39 जर्मन स्टेट मिलके एक हो जाते हैं तो उसका राजा कौन होगा? प्रशिया का होगा, ऑस्ट्रिया का नहीं होगा। और प्रशिया का राजा कौन बनेगा? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा। और मना क्यों किया, इस पर नजर डालते हैं। क्योंकि यह डिसाइड हुआ कि जब जर्मनी एक होगा तो वहां पर जो राजा भी होगा उसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होंगी, क्योंकि हो सकता है वो ऑटोक्रेटिक हो जाए, वो अपनी चलाए, वो अपना जो अथॉरिटी दिखाए, यानी कि उसकी पावर पर लिमिटेशन लगाई जाएगी। और यह बात बिल्कुल फ्रेडरिक विलियम फोर को मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरे जर्मनी का राजा बनने से मना कर दिया। तो जो प्रोपोज्ड कंट्री था उसमें पार्लियामेंट के पास पावर होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है तो पावर संसद के, पार्लियामेंट के हाथ में होती है। तो फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी वो फेल हो गई थी। और अब देखते हैं फेल क्यों हुई। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो प्रशिया था वो लिबरल सोच वाला था, और यहां के जो राजा थे वो थे फ्रेडरिक विलियम फोर, जिन्हें ताज ऑफर किया गया था। और जो ऑस्ट्रिया था वो कंजर्वेटिव विचारों वाला था, और यहां के जो राजा थे वो थे क्लेमेंस वॉन मेटरनिच, और उन्होंने लिबरलिज्म को कहा कि वो ईविल है। तो ये प्रशिया लिबरल है और ये लिबरल के बिल्कुल खिलाफ है, यानी ये कंजर्वेटिव है। तो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है उसकी वजह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया। क्या इसका मतलब यह है जर्मनी अब एक नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। 1858 में जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई तो 1859 में कुछ हुआ। क्या हुआ? फ्रांस जो जर्मनी का पड़ोसी है, हमने मैप में देखा था, फ्रांस और पिएडमॉन्ट है इटली के अंदर, उन्होंने मिलकर ऑस्ट्रिया पर युद्ध किया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न इटालियन वॉर। तो ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। ऑस्ट्रिया ने भी यह समझा कि जो मिलिट्री है उसे मजबूत करना होगा, लेकिन ऑस्ट्रिया इससे कमजोर हो गया था। तो पूरा ऑस्ट्रिया, उसमें एक शोक की लहर फैल गई, और ऑस्ट्रिया का जो उस वक्त राजा था फ्रांस जोसेफ, उसने ये डिसाइड किया कि वो संविधान बनाएगा और पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश करेगा। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। यह है फ्रांस जोसेफ जो ऑस्ट्रिया का राजा था 1848 से 1866 तक। अब प्रशिया का जो साम्राज्य था वो आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रशिया वाला है और नीचे ये ऑस्ट्रिया वाला है, इसके भी नीचे। तो प्रशियन जो टेरिटरी है, ये आप एक बार ध्यान से इस मैप को देख लीजिए, ये बहुत काम आएगा आपके। ये है डेनमार्क, और डेनमार्क में ये दो हिस्से हैं, श्लेस्विग और हॉल्स्टीन। यहाँ पर जर्मन बोली जाती थी, और प्रशिया में सारे में हैनोवर, यहाँ सब जगह जर्मन बोली जाती थी। ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, लेकिन मेन था प्रशिया और नीचे ऑस्ट्रिया। और ये है केजेडी, सैक्सोनी, थुरिंगिया, हैनोवर एटसेट्रा। अब इसके आगे क्या हुआ? फ्रेडरिक विलियम जो फोर थे उनकी गद्दी चली गई और उनके स्थान पर आए विलियम। इनके भाई हैं विलियम, और विलियम बने वहां के नए किंग। रीजेंट मतलब किंग। और किंग के जो भाई थे विलियम, जो अब गद्दी नशीन हो गए थे, जिनकी ताजपोशी हुई थी, उन्होंने अनाउंस किया कि अब पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जिस तरह से हम प्रशिया पर राज करेंगे वो बिल्कुल, उसको देखने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये है विलियम वन, जो उनके भाई थे जो अब नए सत्ता पर आए, विलियम वन। विलियम वन ने आते ही तुरंत
ओटो वॉन बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। याद रखिए, ओटो वॉन बिस्मार्क, ये नाम आप कभी मत भूलना। और ओटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के प्रधानमंत्री इलेक्ट होकर नहीं आए थे, लोगों ने नहीं चुना था। वहां के जो राजा थे विलियम, उन्होंने इन्हें बनाया था, नियुक्त किया था, यानी हैंड पिक्ड थे। तो ओटो वॉन बिस्मार्क बने जर्मनी के प्रधानमंत्री। और ओटो वॉन बिस्मार्क वो व्यक्ति हैं जो आगे चल के जर्मनी को एक करके करेंगे। तो ओटो वॉन बिस्मार्क की क्या पॉलिसी थी? ओटो वॉन बिस्मार्क कहां के थे? प्रशिया के थे। प्रशिया के प्रधानमंत्री बने और इनका जो सपना था वो था जर्मनी एक हो। यानी जो 1858 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई, वो इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। ये जर्मनी को एक करके ही दम लेंगे। लेकिन इनकी एक शर्त थी। आप जानते हैं जर्मनी में प्रशिया और ऑस्ट्रिया दो बड़ी पावर थी। तो इनकी शर्त यह थी, मैं जर्मनी को एक करूंगा लेकिन उस पर राज प्रशिया करेगा और मैं ये करके दिखाऊंगा। यानी ये सिर्फ जर्मनी को एक नहीं करना चाहते थे, जर्मनी को एक करना चाहते थे प्रशियन डोमिनेंस के साथ, कि प्रशिया राज करेगा। और इनकी विचारधारा क्या थी? ये कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव, याद रखिए, ये लिबरल नहीं थे, जबकि प्रशिया ज्यादातर लिबरल था। यानी कि इनके लिए राज करना क्या आसान होता, क्योंकि प्रशिया में ज्यादातर लोग लिबरल थे और ये कंजर्वेटिव थे। तो इनके प्रधानमंत्री बनते ही इनके खिलाफ आवाजें उठनी स्टार्ट हो गई। लेकिन ओटो वॉन बिस्मार्क की एक खास बात थी। वो कहते थे कि जो राजनीति है वो संस्कारों से, सिद्धांतों से नहीं चलती। यानी कि एक तरह से वो मैकियावेली की बात मानते थे। मैकियावेली, अगर आपको याद हो, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बात की थी एफिशिएंट मिलिट्री लीडरशिप की। यानी कि मिलिट्री लीडरशिप का सिर्फ एक ही पर्पज होता है और वो होता है राज करना, साम दाम दंड भेद जैसे हम बोलते हैं। तो मैकियावेली उस तरह के आदमी थे। प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिज्म, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म इन्होंने ये वर्ड दिया, और इफेक्टिव मिलिट्री लीडरशिप इन्होंने वर्ड दिया। यानी कि जो आपकी लीडरशिप है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो जहां जरूरी हो वो करो। कोई सिद्धांत नहीं है, कोई बुक नहीं है जिसके सहारे आपको लीडरशिप करनी है। आप अपना साम्राज्य फैलाओ, बस यही आपका कर्तव्य है। तो मैकियावेली से इंस्पायर थे, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं। लेकिन इनकी भी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि कोई सिद्धांत नहीं होते, सिर्फ एक ही सिद्धांत है और वो है सत्ता। इसको कहा गया रियल पॉलिटिक। यानी कि आप देखो कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे, जैसे सुकरात था, अरस्तु था, यानी सॉक्रेट, एरिस्टोटल, प्लेटो, उनसे ये बिल्कुल उल्टे थे। क्योंकि एरिस्टोटल और प्लेटो क्या कहते थे? सिद्धांत। वो मोक्ष की बात करते थे, एनलाइटनमेंट की बात करते थे, बहुत सारी अंदरूनी चीजों की, अपनी आत्मा पर जोर देने की बात करते थे। लेकिन वॉन बिस्मार्क का फंडा यह था कि कोई सिद्धांत नहीं होते, कोई प्रिंसिपल, कोई आइडियल्स, कुछ नहीं। पॉलिटिक्स होती है, सिर्फ पावर का खेल है। इसको कहा गया रियल पॉलिटिक। अब इनके सामने बहुत सारे चैलेंज थे, बहुत सारे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये कंजर्वेटिव थे। और प्रशिया में ज्यादातर लोग कैसे थे? लिबरल थे, आधुनिक विचारों वाले थे। तो इनके खिलाफ आवाजें उठी और वॉन बिस्मार्क लेकिन हिम्मत नहीं हारे। वॉन बिस्मार्क ने यह कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक यह है कि हम एंथुजियाज्म और सेल्फलेसनेस को पावर में समझ लेते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं, हम वर्चुअस हैं, हमारे लिए हमारे सिद्धांत बहुत मैटर करते हैं, तो उससे सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, उससे स्टेट्समैनशिप हम नहीं मान सकते। यानी ये रियल पॉलिटिक को बहुत ही सीरियसली इन्होंने लिया और इन्होंने कहा, अगर आप आइडियलिस्ट हैं तो यानी आप अनरियलिस्टिक हैं। आइडियलिस्ट यानी जो अपने सिद्धांतों पर आदमी रहता है वो अनरियलिस्टिक होता है। वो जब जरूरत पे जो चीज़ चाहिए होती है वो नहीं करता। यानी ऐसा वो बिल्कुल नहीं थे। यानी सॉक्रेट्स, प्लेटो के एकदम विपरीत थे। थ्योरी काम नहीं करती, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए। ये कहना था वॉन बिस्मार्क का और यही बिल्कुल कहना था मैकियावेली का। अब देखते हैं वॉन बिस्मार्क की क्या पॉलिसी थी। वॉन बिस्मार्क ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच दी थी और ये स्पीच आपको जरूर याद रखनी है। Germany does not look to Prussia's liberalism but to her power. Not by speeches and majority will the great questions of the day be decided, but by iron and blood. यानी कि सत्ता हासिल से, बात से, वार्ता से नहीं की जाएगी, सत्ता हासिल की जाएगी खून बहाकर, आयरन एंड ब्लड, हथियारों से, खून बहाकर। यह कहना था ओटो वॉन बिस्मार्क का। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और लड़ाई के लिए अगर तैयार होना है, यानी आर्मी के रिफॉर्म्स चाहिए, आपको अपनी मिलिट्री मजबूत करनी पड़ेगी, आपको अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी पड़ेगी। तो ओटो वॉन बिस्मार्क ने सबसे पहले आते ही जो प्रशिया था, क्योंकि ये प्रशिया के प्रधानमंत्री थे, प्रशिया को मजबूत करना शुरू कर दिया। और कैसे मजबूत किया देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने रिफॉर्म्स नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने था कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो अलग थी, क्योंकि ये कंजर्वेटिव थे। अब फॉर एग्जांपल, जो प्रशिया था वहां पे सोशलिज्म इस वक्त बहुत फैला हुआ था। सोशलिज्म होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब ये होता है कि किसी भी एरिया में जो संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर
एक मान लीजिए एक क्षेत्र है, वहां पर 50 बहुत धनी हैं और बाकी जो 5,000 लोग हैं, इन 5,000 लोगों की संपत्ति इन 50 अमीर आदमियों के इक्वल है। ऐसा कभी नहीं होता। सोशलिज्म का मतलब यह है कि जो भी धन है वो सब में बंटना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, अगर आप आर्मी को मजबूत करना चाहते हैं, यानी आर्मी पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्या सोशलिज्म वाले लोग आर्मी पर पैसा खर्च करने देंगे? नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म वाले लोग ये कहते हैं कि पहले आप लोगों की भूख मिटाइए, पहले लोगों को खाना दीजिए, पहले उनकी एजुकेशन पे खर्च करिए, पहले उनकी हेल्थ केयर पे खर्च करिए, यानी उनकी सेहत पे ध्यान दीजिए। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये हैं मुद्दे, आर्मी वगैरह पे खर्च मत करिए। समाजवाद जो है वो पूंजीवाद के बिल्कुल उल्टा है। तो बिस्मार्क को ये काम नहीं करने दे रहे थे सोशलिस्ट लोग, समाजवादी। इसीलिए बिस्मार्क ने क्या करा, सोशलिस्ट पार्टी ही बैन कर दी। आप एक बात बताइए, लेकिन जो समाजवाद है ये तो एक विचार है, आप समाजवादी पार्टी को तो बैन कर सकते हो, यानी उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन कर दिया, लेकिन विचारधारा को तो आप बैन नहीं कर सकते। तो उन लोगों को खुश करने के लिए बिस्मार्क ने एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया। देखिए, उन्होंने सोशलिज्म वर्ड को तो हटा दिया, यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को तो हटा दिया, लेकिन जो काम सोशलिस्ट लोग पसंद करते हैं वो करने शुरू कर दिए। सोशलिस्ट, समाजवादी जो विचारधारा वाले लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं? वो ये पसंद करते हैं कि जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी लोगों के ऊपर खर्च हो। और यही करना स्टार्ट किया बिस्मार्क ने आते ही, जिससे सोशलिस्ट लोग इनके रास्ते में ना आए और वो आर्मी को रिफॉर्म कर सकें। और ये इन्होंने कैसे किया? इन्होंने समाज के भले के लिए प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, और ये यूरोप के इतिहास में पहली बार सोशल वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे। और ये कौन कौन से प्रोग्राम थे? वॉन बिस्मार्क ने स्टार्ट किया हेल्थ इंश्योरेंस, सेहत बीमा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस। अब आप कहेंगे उस वक्त तो गाड़ियां भी नहीं होती थी, तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस। याद रखिए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, औद्योगिकरण का। मजदूर थे वो इंडस्ट्रीज में काम करने के यूज टू नहीं थे, और मजदूर बहुत बार इंडस्ट्रीज में गिर जाते थे, काम करते वक्त ऊपर से कहीं से गिर जाते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे उनके। इसीलिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस जब मजदूरों को मिला तो उनमें एक आनंद की लहर दौड़ गई, और उन्होंने बूढ़े लोगों के लिए पेंशन स्टार्ट की। तो ये 3 प्रोग्राम, ये सोशलिस्ट प्रोग्राम है, समाजवादी प्रोग्राम है। यानी जो समाजवादी विचारधारा वाले लोग थे, उन्होंने बिस्मार्क को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट किया उन्होंने, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्टार्ट किया, और ओल्ड एज पेंशन स्टार्ट कर दिया। तो सोशलिज्म को काउंटर करने के लिए ये सारे कदम उठाए गए। यानी सोशलिस्ट जो समाजवादी लोग थे उन्हें तो रास्ते से हटा दिया। अब किसको रास्ते से हटाना था? किसका दिल जीतना था वॉन बिस्मार्क को? लिबरल्स का। लिबरल्स का दिल कैसे जीते? खुद तो हैं कंजर्वेटिव। लिबरल्स तो इन्हें अपना प्रधानमंत्री मानते भी नहीं थे, और वैसे भी क्यों माने? कौन सा वॉन बिस्मार्क चुनकर आए थे, इलेक्टेड होकर आए थे? इन्हें तो वहां के जो राजा थे उन्होंने नामांकन करके प्रधानमंत्री बना दिया था। तो लिबरल्स का मन जीतने के लिए वॉन बिस्मार्क ने एक प्लान बनाया, और जो वॉन बिस्मार्क थे, इनका प्लान ये था, लिबरल्स जो लोग हैं ये चर्च को पसंद नहीं करते। लिबरल किसी भी उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो कंजर्वेटिव हो, और जो चर्च है वो भी कंजर्वेटिव है। आप जानते हैं कि ऊपर है प्रशिया और नीचे है ऑस्ट्रिया, और चर्च जो था, जो ऊपर यानी प्रशिया के लोग थे, जो नॉर्थ जर्मनी था, वो प्रोटेस्टेंट चर्च को ज्यादा मानता था, और नीचे वाला ऑस्ट्रियन चर्च ये था मेनली कैथोलिक। लेकिन जो चर्च होता है वो कंजर्वेटिव किस्म का होता है। हालांकि प्रोटेस्टेंट फिर भी थोड़ा सा लिबरल था, लेकिन लिबरल जो लोग हैं वो चर्च के विरुद्ध थे। तो अगर वॉन बिस्मार्क चर्च की पावर्स को कम करता, चर्च का गला घोंटता, तो यह बात लिबरल्स को बहुत अच्छी लगती, और यही हुआ। वॉन बिस्मार्क ने चर्च की पावर्स को बहुत कम कर दिया, यानी कि जो कैथोलिक चर्च था खासकर, वो इससे सफर हुआ। और वॉन बिस्मार्क और कैथोलिक चर्च के बीच जो कल्चर की स्ट्रगल थी, इसको बोलते हैं कुल्ट्यूर काम्फ। जर्मनी का वर्ड है ये, जर्मन भाषा का। कुल्ट्यूर काम्फ मतलब जो कल्चर स्ट्रगल है 1871 से लेकर लगभग 1887 तक, जब जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने रोमन कैथोलिक चर्च की ताकतों को कंट्रोल किया, उन पे अंकुश लगाया, इसे कहते हैं कुल्ट्यूर काम्फ। और ये एक बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है उस समय की। ये है पोप, और पोप आप जानते हैं कैथोलिक चर्च में सबसे ऊपर जो व्यक्ति होते हैं वो पोप होते हैं, और ये है वॉन बिस्मार्क, और दोनों के बीच ये शतरंज का खेल चल रहा है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पिक्चर है उस समय की। ये दिखाता है कि वॉन बिस्मार्क ने किस तरह से चर्च की पावर्स को खत्म कर दिया, कैथोलिक चर्च की पावर्स को खत्म कर दिया। इससे लिबरल्स बहुत खुश हुए, क्योंकि लिबरल्स तो चर्च के अगेंस्ट हमेशा ही रहते हैं, और एंटी चर्च, एंटी कैथोलिक जो पॉलिसीज थी, उन्होंने लिबरल्स को खुश कर दिया। और एक और तरह से लिबरल्स को खुश किया, वो ये कि जो आधुनिक विचारों वाले लोग होते हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को सपोर्ट करते हैं, और बिस्मार्क तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिल्कुल फेवर में था।
क्योंकि वो इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता था जिससे सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया जा सके। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो लिबरल्स का भी दिल जीत लिया, यानी कि पहले सोशलिस्ट को अपने रास्ते से हटाया और फिर लिबरल्स। अब थी बारी वास्तव में अपने आप को रियल पॉलिटिक करने की, आयरन एंड ब्लड। तो आयरन एंड ब्लड की इन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, उस पर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा बिस्मार्क ने किस तरह से जर्मनी को एक किया। सबसे पहले बिस्मार्क ने आते ही यह कहा कि मैं पार्लियामेंट की बात जरूरी नहीं है कि मानूं। याद रखिए, यह वो दौर था जब जर्मनी के लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना थी और बिस्मार्क का जो रूल था वो था रियल पॉलिटिक, यानी मैं वो करूंगा जो जर्मनी के लिए अच्छा होगा, जो प्रशिया के लिए अच्छा होगा। जरूरी नहीं जर्मनी के लिए, प्रशिया के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इनका एम ये था कि जो जर्मनी होगा वो एक तो होगा लेकिन प्रशिया राज करेगा, ऑस्ट्रिया नहीं। तो वॉन बिस्मार्क ने पार्लियामेंट की बातों को मानने से मना कर दिया। किस तरह की बातें थी ये? जैसे पार्लियामेंट आर्मी के लिए कई बार बजट पास नहीं करती थी। पार्लियामेंट ये कहती थी कि जब किंग अप्रूव करेगा तभी आर्मी को बजट हम पास करेंगे, लेकिन बिस्मार्क लोगों से टैक्स वसूलता था और आर्मी पे खर्च कर देता था, संसद की परमिशन, पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लेता था। बिस्मार्क ने और भी बहुत सारी चीजें शुरू की, जैसे जो मिडिल क्लास थी, वैसे ये टर्म कार्ल मार्क्स ने दिया था बहुत बाद में, बुर्जुओजी यानी मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास जो थी वो इकोनॉमिक बेनिफिट चाहती थी। मिडिल क्लास रिच हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, उद्योगीकरण की वजह से, तो मिडिल क्लास वॉन बिस्मार्क से बहुत ज्यादा खुश थी। इसके अलावा जो किंग था वो इसीलिए खुश था क्योंकि आर्मी इंप्रूव हो रही थी। तो वॉन बिस्मार्क से सब खुश थे, खुश अगर कोई नहीं थी तो वहां की पार्लियामेंट। आगे देखते हैं। अब मैं आपको फटाफट ये बताता हूं वॉन बिस्मार्क ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई आयरन एंड ब्लड, यानी युद्ध के थ्रू जर्मनी को एक करने की। देखिए, ये है आज का मैप, आज का यूरोप है ये, तो ये है जर्मनी आज का। उनकी पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि जर्मनी के आसपास जो ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, प्रशिया ऑस्ट्रिया के अलावा, तो जो ये छोटे छोटे हैं इन्हें अपने अंदर मिला लो, यानी प्रशिया के अंदर मिला लो। प्रशिया इससे बहुत ताकतवर हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रिया पे युद्ध करके ऑस्ट्रिया को बीट कर दो और ऑस्ट्रिया को भी अपने अंदर मिला लो और ऑस्ट्रिया के जो लोग हैं उन्हें मजबूर कर दो कि वो प्रशिया को अपनाएं। और इसके लिए किसी तीसरे कंट्री का डर दिखाओ। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले आप जो छोटे छोटे राज्य हैं उन्हें प्रशिया में मिला लो, फिर ऑस्ट्रिया को जंग करो ऑस्ट्रिया के साथ और इसे हरा दो जिससे ऑस्ट्रिया वीक हो जाए, और फिर ऑस्ट्रिया में जो लोग हैं, चाहे ऑस्ट्रिया कितना भी कमजोर हो जाए, वो प्रशिया को कभी नहीं अपनाएगा। इसीलिए किसी तीसरी ताकत का डर दिखाओ, जैसे फ्रांस। ये जर्मनी है और ये फ्रांस है। ये डर दिखाओ, अगर फ्रांस युद्ध करेगा ऑस्ट्रिया पे, ऑस्ट्रिया तब तक वीक हो चुका होगा क्योंकि फ्रांस वीक ऑस्ट्रेलिया पे अटैक करेगा जो प्रशिया हरा चुका है। तो इसीलिए फ्रांस का डर दिखा के ऑस्ट्रिया के लोगों को मजबूर कर दो कि वो प्रशिया को सपोर्ट करें, और जब ऑस्ट्रिया ही प्रशिया में आ गया तो पूरा जर्मनी ऑटोमेटिक एक हो गया। ये थी उसकी स्ट्रेटेजी। तो इस पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले काम करना था जो छोटे छोटे एरिया हैं उन्हें अपने अंदर मिलाना था। तो इसमें अब कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उस वक्त जो एनवायरनमेंट था यूरोप में वो बहुत अलग तरह का था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्रशिया उस वक्त अपने आसपास के जो छोटे छोटे एरिया हैं उन्हें अपने अंदर मिलाने की कोशिश करता तो हो सकता है रशिया को यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन रशिया उस वक्त थोड़ा सा कमजोर था क्योंकि क्राइमिया की जो वॉर हुई थी उसमें रशिया की हार हुई थी। तो रशिया जर्मनी के जो पॉलिटिक्स थे इससे दूर रखना चाहता था अपने आप को। ब्रिटेन था, वहां पर इंटरनल रिफॉर्म चल रहे थे, तो ब्रिटेन भी अपने आप को दूर रखना चाहता था। याद रखिए, रशिया, ब्रिटेन, ऑटोमन एम्पायर, हंगेरियन एम्पायर, ये उस वक्त की महाशक्तियां थी। और नेपोलियन तृतीय था उस वक्त का राजा। नेपोलियन बोनापार्टे की बात नहीं हो रही है, मैं बात कर रहा हूं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के वक्त की। उस वक्त था नेपोलियन तृतीय। तो नेपोलियन जो थर्ड था वो ये चाहता था कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ लें, और दोनों ये लड़ लेंगे तो दोनों बहुत वीक हो जाएंगे और फिर मैं आसानी से जर्मनी को जीत लूंगा। ये था नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का राजा था उसका सपना। तो ये सब जो वॉन बिस्मार्क था उसे पहले ही पता था, तो इसके लिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई। सबसे पहली स्ट्रेटेजी श्लेस्विग वॉर। श्लेस्विग वॉर क्या थी? ये है डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। डेनमार्क का जो सबसे नीचे का एरिया है, यहां पर दो स्टेट्स हैं, श्लेस्विग और हॉल्स्टीन। इनको जीतना होगा क्योंकि यहां पर लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, और राष्ट्रवाद की एक सबसे बड़ी जो ज्वाइनिंग फैक्टर होता है, यूनिफाइंग फैक्टर, वो भाषा होती है। एक राष्ट्र के जो लोग हैं आपस में तब जुड़ते हैं जब वो सेम भाषा बोलते हैं। तो वॉन बिस्मार्क ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया से बात की और इन्हें मना लिया। इन्हें कहा कि जो जर्मन बोलने वाले जो प्रदेश हैं, जो स्टेट हैं, उन्हें हम अपने साथ मिला लेते हैं। यानी कि जो श्लेस्विग वॉर हुई उसमें प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जो दोनों सबसे बड़े
क्षेत्र थे उन्होंने अटैक किया डेनमार्क के ऊपर और फटाफट डेनमार्क को हरा दिया। डेनमार्क से इन्होंने छीन लिया जर्मनी के जो जर्मन भाषा बोलने वाले दो बड़े क्षेत्र, एक था स्लेशविग और एक था हॉलस्टीन। तो डील ये हुई कि जो स्लेशविग है उसे प्रशिया रखेगा और हॉलस्टीन को ऑस्ट्रिया रखेगा। लेकिन प्रशिया और ऑस्ट्रिया में जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे और अभी भी अच्छे नहीं थे। वो बात अलग थी कि वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वो डेनमार्क के खिलाफ युद्ध में उसका साथ दे। तो ऊपर वाला है स्लेशविग, इस पे राज था प्रशिया का, और नीचे वाला हॉलस्टीन, इसको रख लिया ऑस्ट्रिया ने। इसके बाद मैं आपको फटाफट मेन पॉइंट्स बता देता हूं, ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। 1864 वॉर विद डेनमार्क। क्या हुआ यहां पर? जो डेनमार्क का राजा था वो स्लेशविग और हॉलस्टीन पे भी राज करता था। तो डेनमार्क ने स्लेशविग को अपने ही देश में मिला रखा था। तो स्लेशविग वॉर हुई। इसमें जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे जर्मनी में और बढ़ गए, क्योंकि जर्मन जो लोग थे उन्हें ऐसा लगा कि जर्मन बोलने वाले कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जर्मनी के अंदर होने चाहिए। तो पूरे जर्मनी में एक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई और ये लहर डेनमार्क को हराने के बाद ही शांत हुई। उसके बाद ऑस्ट्रिया जो था वो चाहता था कि जो स्लेशविग और हॉलस्टीन है उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर ही रहेंगे लेकिन आजाद रहेंगे। लेकिन प्रशिया चाहता था कि उन्हें अपने अंदर मिला लिया जाए। इसीलिए जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब थे। हालांकि अभी इतने खराब नहीं हुए थे क्योंकि प्रशिया जो था उसने स्लेशविग अपने पास रख लिया था और ऑस्ट्रिया को भी हॉलस्टीन दिया था। तो ये था स्लेशविग हॉलस्टीन कॉम्प्रोमाइज। इसमें 1865 कॉम्प्रोमाइज इसे बोलते हैं। ऑस्ट्रिया के पास हॉलस्टीन और प्रशिया के पास स्लेशविग। लेकिन जो टेंशन थे दोनों में वो बढ़ते गए और प्रशिया अब तक बहुत ताकतवर हो चुका था क्योंकि प्रशिया आर्मी पे खर्चा बहुत कर रहा था, इंडस्ट्रीज पे खर्चा बहुत कर रहा था, आर्टिलरी पे खर्चा बहुत कर रहा था और एफिशिएंट मिलिट्री लीडरशिप, आर्टिलरी यानी कारतूस गन्स यानी जो वेपन्स थे उनको मॉडर्नाइज कर रहा था, और जो इफेक्टिव मिलिट्री लीडरशिप थी, रियल पॉलिटिक, उसकी वजह से प्रशिया बहुत ताकतवर हो चुका था। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये रेड कलर में है प्रशिया का एम्पायर। तो प्रशिया कितना ताकतवर हो चुका था। प्रशिया बहुत बड़ा फैल चुका था हर तरफ और प्रशिया ने नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन बना दिया, यानी जो जर्मन कन्फेडरेशन था उसे डिसॉल्व कर दिया था और नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन बना लिया था। और जो साउथ के एरियाज थे वो ऑस्ट्रिया के साथ मिल गए थे। उन्हें डर था कहीं प्रशिया अब उन्हें भी अपने अंदर ना मिला ले, तो साउथ में जो जर्मन बोलने वाले छोटे छोटे क्षेत्र थे वो मिल गए ऑस्ट्रिया के साथ और जो नॉर्थ वाले थे वो मिल गए प्रशिया के साथ। यानी अब सिर्फ जो 39 थे उनमें मेन दो ही साम्राज्य बचे जर्मनी में, ऊपर प्रशिया और नीचे ऑस्ट्रिया। और वॉन बिस्मार्क की अगली स्ट्रेटेजी क्या थी? अब ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया जाए। तो 1866 में प्रशिया ने ऑस्ट्रिया पर लड़ाई की, उन पर आक्रमण किया और सिर्फ 7 हफ्ते के अंदर यह जंग जीत ली। तो यह था प्रशिया, यह था ऑस्ट्रिया, और इस पर इन्होंने जंग की और सिर्फ 7 हफ्ते की ये लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बहुत ही भयंकर परिणाम हुए। परिणाम क्या हुए? फ्रांस का जो राजा था, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, फ्रांस का राजा यह चाहता था कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ें और लड़के दोनों कमजोर हो जाएं, और दोनों जब कमजोर हो जाएंगे तो मैं दोनों पे अटैक करके जर्मनी को जीत लूंगा। यह सोच के बैठा था फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय। लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्रशिया इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो ऑस्ट्रिया को सिर्फ 7 हफ्ते में खत्म कर देगा। तो बहुत ज्यादा डर गया था नेपोलियन तृतीय। और एक बात और, जब प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया तो ऑस्ट्रिया की मदद करना चाहता था नेपोलियन तृतीय, लेकिन बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय से बात की, उसे कहा कि आप ऑस्ट्रिया का साथ मत दो, जब मैं ऑस्ट्रिया को हरा दूंगा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की काफी सारी जमीन मैं आपको दे दूंगा। वो बात अलग है कि जब लड़ाई खत्म हुई तो बिस्मार्क ने वो जमीन देने से फ्रांस को मना कर दिया। इसे बोलते हैं 7 वीक्स वॉर, प्रशिया वर्सेस ऑस्ट्रिया। और ये इसको एक नाम और भी दिया जाता है क्योंकि ये कॉनिकग्राड्स में हुई थी, तो बैटल ऑफ कॉनिकग्राड्स कहते हैं। इससे जो बैलेंस ऑफ पावर है वो पूरी तरह से अब शिफ्ट हो चुका था। यानी अब कौन था? अब प्रशिया टॉप पर था और ऑस्ट्रिया नीचे था। ये बिल्कुल उल्टा था जो वियना कांग्रेस के अंदर डिक्लेयर हुआ था। वियना कांग्रेस ने यह कहा था कि ऑस्ट्रिया मेन पावर है, लेकिन अब प्रशिया मेन पावर थी। तो जैसा मैंने बताया, फ्रांस जो था वो स्केर्ड हो गया, डर गया, और बिस्मार्क ने जमीन देने से भी मना कर दिया, अपना वादा तोड़ दिया। वादा क्यों तोड़ा? क्योंकि वो सिद्धांतों का आदमी नहीं था। इसे बोलते हैं रियल पॉलिटिक। और उसके बाद वक्त आ गया अब आखिरी पड़ाव का, यानी वॉन बिस्मार्क की आखिरी स्ट्रेटेजी, फ्रांस को जीतने की। और फ्रांस को जीतना क्यों जरूरी था, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए, ये है प्रशिया, ये है ऑस्ट्रिया, और प्रशिया है स्ट्रांग, ऑस्ट्रिया इस वक्त है कमजोर, और ये साइड में है फ्रांस। प्रशिया लगभग पूरा जर्मनी इस वक्त कवर कर चुका है, लेकिन जो ऑस्ट्रिया के लोग थे वो प्रशिया को
प्रशिया की जो रूल था उसे मानने से इनकार कर देते थे। अगर फ्रांस अटैक कर दे जर्मनी पे तो क्या होगा? तो पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ जाएगी। नॉर्थ साउथ तब कुछ नहीं रहेगा, सबको यह रहेगा कि कैसे भी फ्रांस को हराओ तो पूरा जर्मनी एक हो जाएगा। तो बिस्मार्क ये चाहता था कि फ्रांस हम पर हमला कर दे, और इसके लिए उसने एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई। और वो स्ट्रेटेजी क्या थी? स्ट्रेटेजी ये थी, पहले जो प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को कमजोर कर दिया था और अब फ्रांस को उकसाना था, तो उकसाने के लिए भी एक प्लान बनाया गया। सबसे पहले यह प्लान था कि फ्रांस के लेफ्ट में है स्पेन, और इस वक्त स्पेन में हुई थी स्पेनिश रेवोल्यूशन यानी स्पेन की क्रांति। तो स्पेन का जो तानाशाह था उसे उठाकर फेंक दिया गया था। अब स्पेन में एक राजा की जरूरत थी, तो यह प्रपोज किया गया कि प्रशिया का एक राजा स्पेन में राज करेगा, यानी फ्रांस को दोनों तरफ से घेर लो, इधर जर्मनी यानी अगेन प्रशिया, और इधर भी प्रशिया का राजा जो स्पेन पे राज करेगा। तो यह बात फ्रांस को बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि वो अपने वेस्ट में भी दुश्मन और ईस्ट में भी दुश्मन। तो फ्रांस इससे और डर गया। तो फ्रांस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा जंग छेड़ने के अलावा। इसके अलावा वॉन बिस्मार्क ने एक चीज और की। तो पहले मैं आपको नाम बता देता हूं उनका। लेपर्ड ऑफ होहेनज़ोलॉन, ये वो राजा थे जिनको स्पेन का राजा बनने का निमंत्रण आया, लेकिन फ्रांस को डर लगा कि दोनों तरफ से वो दुश्मनों से घिर जाएगा। इसके अलावा एक चीज और की वॉन बिस्मार्क ने, और वो ये कि जो फ्रांस के राजदूत थे प्रशिया के अंदर, उनका नाम था काउंट बेनेडेटी। मैं रिपीट करता हूं, फ्रांस के राजदूत थे प्रशिया में काउंट बेनेडेटी। उन्होंने कहा कि स्पेन के अंदर जो राजा हैं वो प्रशिया के नहीं होने चाहिए, और बिस्मार्क ने उनका जो संदेश था उसको मॉडिफाई कर दिया और उसको अखबारों में छपवा दिया। उन्होंने ये कहा कि जो प्रशिया के राजा हैं यानी किंग विलियम वन, जिन्होंने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया था, उन्होंने फ्रांस के राजदूत की इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी। और यह बात फ्रांस के सारे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो गई। तो फ्रांस के राजा को बहुत बुरा लगा और इससे पूरे फ्रांस में जर्मनी के विरुद्ध नफरत फैल गई, क्योंकि एम्बेसडर यानी राजदूत का अपमान करना बहुत बड़ा अपमान होता है। और बिस्मार्क की स्ट्रेटेजी थी, वो चाहता था कि फ्रांस में बहुत गुस्सा आ जाए और फ्रांस उस पर अटैक कर दे, जिससे जर्मनी को एक किया जा सके। और यही हुआ, फ्रांस ने अटैक कर दिया। लेकिन प्रशिया बहुत स्ट्रांग था। प्रशिया के पास मिलिट्री बहुत अच्छी थी, इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी, आर्टिलरी बहुत अच्छी थी, बहुत ताकतवर था, और फ्रांस की बहुत बुरी हार हुई इसमें। फ्रांस की इससे पहले इतनी बुरी हार नहीं हुई थी। फ्रांस के लोगों ने बहुत इंसल्टेड फील किया, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील किया, एम्बेरेस्ड फील किया। फ्रांस के लोगों को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा पर चोट हुई है। याद रखिए, इसमें बिस्मार्क ने बहुत बुरी तरह से पनिश किया फ्रांस को। फ्रांस के अटैक करके हरा दिया और 5 बिलियन फ्रैंक की रकम भी मजबूर किया फ्रांस को जर्मनी को देने के लिए। इतना ही नहीं, एक एरिया है जिसे बोलते हैं अल्सैक लॉरेन, उसे भी फ्रांस से छीन लिया। बिस्मार्क का मेन रोल क्या था? बिस्मार्क का मेन रोल यह था कि उसने पहले तो फ्रेंच को रोका जिससे वो ऑस्ट्रिया का साथ ना दे। पहले ऑस्ट्रिया को हरा के कमजोर किया, और फिर ऑस्ट्रिया के लोगों में यह डर बैठा दिया कि फ्रांस अटैक कर देगा तो मेरे साथ ही आगे फायदा है। तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया को एकत्रित किया कि वो फ्रांस को मिलकर हराएं, और यही हुआ। जर्मनी एक हो चुका था। याद रखिए एक चीज, जब ये वॉर खत्म हो गई तो अपना एक उन्होंने लेख लिखा, वॉन बिस्मार्क ने। उन्होंने ये लिखा कि मैं हमेशा से, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, यानी पूरी स्ट्रेटेजी मैंने चॉक आउट की हुई थी। तो उन्होंने कहा, आई ऑलवेज कंसिडर दैट अ वॉर विद फ्रांस वुड नेचुरली फॉलो अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, यानी कि पहले मैं ऑस्ट्रिया पे अटैक करूंगा, फिर मैं फ्रांस पे अटैक करूंगा। इन्होंने खुद अपने हाथों से ये लिखा, और पूरा इन्होंने लिखा, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी काम कर गई। वॉन बिस्मार्क को फाउंडर ऑफ जर्मन एम्पायर कहा जाता है, यानी जर्मन एम्पायर का जनक, और जर्मनी के पहले चांसलर बने 1871 से लेकर 1890 तक। इन्हें कई लोग आयरन मैन भी कहते हैं, लौह पुरुष भी कहते हैं जर्मनी का। और ये वो है फ्रांस का एरिया अल्सैक लॉरेन, ये जर्मनी है। यहां पे ये अल्सैक लॉरेन भी फ्रांस से छीन लिया। और इतने ज्यादा रूथलेस थे वॉन बिस्मार्क कि उन्होंने जो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में नहीं की, वो की जाके वर्सेल के अंदर। तो मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। और फ्रांस को हराने के बाद पहले तो पेरिस जीत लिया और फिर फ्रांस को हरा दिया, और 18 जनवरी 1871 को विलियम वन, जो वहां के राजा थे प्रशिया के, और उन्होंने प्रोक्लेम किया कि अब वो एम्परर हैं जर्मनी के, यानी पूरे जर्मनी के, यूनिफाइड जर्मनी के, और चांसलर थे वॉन बिस्मार्क। और याद रखिए, उन्होंने जो अपनी विक्ट्री दिखाई पेरिस में नहीं दिखाई, उन्होंने दिखाई वर्सेल में। वर्सेल जो कि
जिसे बोलते हैं रूलिंग सीट थी फ्रांस की। फ्रांस के अंदर जो राजा थे वो पेरिस में नहीं रहते थे। पेरिस से लगभग 15 किलोमीटर दूर है वर्सेल, तो वर्सेल को वहां की रूलिंग सीट माना जाता था और वहां पर जाके एक तरह से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। और ये बहुत ऐतिहासिक फोटो है उस समय की, प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन वर्सेल फ्रांस। ये खड़े हैं वॉन बिस्मार्क यहां पर, और इन्होंने, ये है राजा विलियम वन। और ये भी एक बहुत ऐतिहासिक फोटो है उस समय की। ये है नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस के उस वक्त राजा थे, और ये वॉन बिस्मार्क, और ये आपस में बैठे हैं। ये हार चुके हैं, बुरी तरह से ह्यूमिलिएट हो चुके हैं। और याद रखिए, ये इतनी बुरी हार थी फ्रांस की कि उन फ्रांस के जो लोग थे, जैसा मैंने बताया, उनकी आत्मा पर चोट थी। तो इसीलिए फ्रांस में अब, ध्यान से सुनिए अब जो मैं कह रहा हूं, फ्रांस में अब शुरू हो गया जर्मनी के खिलाफ नफरत का एक उमंग। हर व्यक्ति जर्मनी से नफरत करने लगा, और ये नफरत बढ़ती गई। और ये नफरत कब खत्म होगी? 1914 विश्व युद्ध में। यानी कि विश्व युद्ध वन, वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ, उसका बीज कब बोया गया? फ्रांस पे जब जर्मनी ने अटैक किया था फ्रैंको प्रशियन वॉर में। और ये एक पेंटिंग है जो उस वक्त फ्रेंच सेंटिमेंट दिखाती है। ये पेंटिंग बनाई है, इस पेंटिंग का नाम है होप लेस्पेरांस। इसको बनाया है पुविस दे चौवन ने। इसमें एक लेडी है, हाथ में ओलिव यानी जैतून की कली है इनके हाथ में। ओलिव ब्रांच को पीस यानी शांति का प्रतीक माना जाता है। ये फ्रांस के लोगों को कह रही है कि तुम घबराना मत, उम्मीद है, हम वापस आएंगे, एक सूरज की किरण अभी है। तो फ्रांस में अब शुरू हो गया नेशनलिज्म दोबारा जर्मनी के खिलाफ, और ये बढ़ता गया बढ़ता गया। एक और तस्वीर बताता हूं उस समय की। ये बनाई है फ्रांस के पेंटर अल्बर्ट बेटेनिर ने। इसको बोलते हैं द ब्लैक स्पॉट। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये ब्लैक स्पॉट कौन सा है फ्रांस में? अल्सैक लॉरेन। तो इसमें एक टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है, ये है काला धब्बा, कभी मत भूलना जर्मनी ने हमारे साथ क्या किया, कभी मत भूलना। और ये फ्रांस में नफरत बढ़ती गई, और अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर वन हुआ 1914 में, जहां एक तरफ फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए और ब्रिटेन थे, और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया थे। और बुरी तरह से हार हुई जर्मनी की, यानी फ्रांस को अपना बदला मिल गया था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें इसके बीज कब बोए गए थे, वो थे फ्रैंको प्रशियन वॉर में।